और भाई, हमारे पास जो हमारा टॉपिक आता है स्पीच राइटिंग का, ये हमारे पास पार्ट है पेपर टू का। ठीक है, ये हमारे पास किसका पार्ट है? ये हमारे पास पेपर टू का पार्ट है। जस्ट कीप दैट इन माइंड कि जब हम अपने पास स्पीच राइटिंग की बात करते हैं तो ये वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है, जिसके अगर मैं अपने पास यहाँ पे बात करूँ टोटल मार्क्स की, तो इसके टोटल मार्क्स हमें मिलते हैं अराउंड 25। इसके टोटल मार्क्स हमें कितने मिलते हैं? 25 मिलते हैं, जिसको हम अपने पास यहाँ पे दो अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड कर रहे होते हैं। एक हमारे पास आ जाता है 10 मार्क्स, और एक हमारे पास आ जाता है क्या? एक हमारे पास आ जाता है 15 मार्क्स। जो हमारे पास 10 मार्क्स मिलते हैं दैट आर फॉर द रीडिंग, एंड जो हमारे पास 15 मार्क्स होते हैं दैट आर फॉर द राइटिंग। सही है। अब याद रखना, रीडिंग के लिए हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें अप्लाई हो रही होती हैं। पहला है हमारे पास एनालिसिस, और दूसरा क्या है? सिलेक्शन। मैं इसको तुम्हारे पास मार्किंग स्कीम की, या वी कैन से एग्जामिनर रिपोर्ट, या वी कैन से सिलेबस की टर्म्स में लिखने जा रहा हूँ। 10 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर योर रीडिंग। ठीक है, एंड तुम्हारे रीडिंग के अंदर दो चीज़ें आती हैं। तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग एक तुम्हारे पास टर्म आती है जिसको हम कहते हैं R3, और एक तुम्हारे पास आता है जिसको हम कहते हैं R5। ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज को याद रखना, इस चीज को समझो कि हमारे पास R3 क्या होता है। तो पहली चीज, व्हाट इज R3? R3 हमारे पास कहते हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर उसको इन वी कैन से इवेल्युएट करना। तुमने किसी पॉइंट को इवेल्युएट किया, तुमने उस पॉइंट को एनालाइज किया, सही, और साथ में तुमने उसी पॉइंट को जब डेवलप किया, तुम्हें मार्क्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। किस चीज़ के भाई? तुम्हें ऑटोमेटिकली किस चीज़ के मार्क्स मिल जाएंगे? यू विल गेट द मार्क फॉर व्हाट? यू विल गेट द मार्क फॉर रीडिंग, राइट? तो बेसिकली तुम्हारा एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि तुम इन चीज़ों के बारे में, आइडियाज़ के बारे में प्रॉपरली सोच पा रहे हो, बिकॉज ऑल द दैट इज बीइंग रिलेटेड, सी वेदर स्टूडेंट कैन थिंक, और ये तुम्हारे पास बेसिकली टेस्टिंग चीज है। तो मैं हमारे पास जो चीज देखना चाह रहा है वो क्या है, कि तुम अपने पास चीजों के बारे में सोच पा रहे हो या फिर नहीं, या तुम वो बच्चे हो कि जो अपने पास ऊपर से चीजों को कॉपी करके नीचे लिख रहे हो। सही हो गई बात यहाँ तक? R5 तुम्हारे पास, R5 पास आता है सिलेक्शन। R5 हमारे पास क्या आता है? सिलेक्शन। अब सिलेक्शन के लिए तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। नंबर वन हमारे पास क्या आता है? नंबर वन हमारे पास क्या आता है? रेलेवेंट। रेलेवेंट पॉइंट्स का बहुत सिंपल मतलब है वो पॉइंट जो तुम्हारे मार्किंग स्कीम के अंदर हो और तुम्हारे आंसर उसके साथ मैच कर जाए। दूसरा, तुम्हारे पास आइडियाज हो वो कैसे हो? स्ट्रॉन्ग आइडियाज हो, वीक आइडियाज ना हो। एंड जब भी पॉइंट्स पिक करो, उन पॉइंट्स के लिए अपने पास यूजफुल एविडेंस साथ में रखना। मतलब याद रखना, अपने ड्राफ्ट में रखना। किन किन चीजों को अवॉइड करना है। तुम्हें यहाँ पे मार्क्स लूज कहाँ करोगे? लॉस ऑफ मार्क्स कहाँ पे होंगे? लॉस ऑफ मार्क्स कहाँ पे होंगे? इन टोटल दो जगह है रीडिंग क्राइटेरिया में जहां तुम अपने मार्क्स लूज करोगे। देखना। नंबर वन, नंबर वन, यू हैव रीटेलिंग, रीटेलिंग मैसेज। टू, unnecessary. Number two, what? Two, unnecessary details.
इतनी बात याद रखना कि तुम्हारे पास यहाँ पर तुम मार्क्स को लूज कर रहे हो, के लूज। राइट। इसको जरा अपने पास अच्छे से बॉक्स में करके प्रॉपरली लिख लो। ये हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन आती है रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू योर, ये तुम्हारा कंप्लीट रीडिंग क्राइटेरिया है। तुम्हें बस रीडिंग के अंदर इन सारी चीज़ों को मेक श्योर करना है ताकि तुम इसको अच्छे से अपने पास यहाँ पे लेकर चल सको। सही। आगे आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास 15 मार्क्स के बारे में बात कर रहे थे। ये जो 15 मार्क्स हैं, दीज आर बीइंग अवॉर्डेड फॉर व्हाट, फॉर राइटिंग। तुम अपने पास जो राइटिंग के मार्क्स लेते हो, जो उठाते हो राइटिंग के मार्क्स, वो यहाँ से उठा रहे होते हो। अराउंड 15 मार्क, यानी मेजॉरिटी 60% मार्क्स आर फॉर योर राइटिंग। अब इसके लिए देखना, अगेन मैं तुम्हारे पास सिलेबस की टर्म्स यूज कर रहा हूँ। नंबर वन वी हैव W1। भाई W1 का मतलब ये होता है दैट द स्टूडेंट शुड हैव अ क्लियर आइडिया। नंबर टू, अभी इस पे डिटेल में बात करते हैं, वी आर जस्ट कोटिंग इट राइट नाउ। नेक्स्ट वी हैव द स्ट्रक्चर। नंबर थ्री वी हैव द vocabulary। फोर वी हैव द टोन register। नंबर फोर वी हैव टोन एंड रजिस्टर। एंड लास्ट, लास्ट हमारे पास आता है W5, जो आपके पास कहता है ग्रामर एक्यूरेसी। जो आपके पास क्या कहता है, ग्रामर एक्यूरेसी। अब एक एक करके इन सब पर बात करते हैं। मेरी बात सुनना। तुम्हारे पास नंबर वन किसके बारे में कह रहा है? नंबर वन वो तुमसे कहता है कि मुझे यहाँ पे बताओ व्हाट इज योर आइडिया, यानी जिस चीज़ के बारे में लिख रहे हो तुम्हें ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि मेरे पास मेरा कोर टॉपिक क्या है। तुम्हें अगर ये पता है कि तुम्हारा कोर टॉपिक क्या है, तो तुम्हें उस कोर टॉपिक के शेडो के अंदर अपने बाकी सब टॉपिक, यानी अपने बुलेट पॉइंट वन, बुलेट पॉइंट टू को कैप्चर करके चलना है। यानी तुमने अपने टेक्स्ट ए को लिया, टेक्स्ट ए को लेकर कोर टॉपिक के शेडो में तुमने अपने पास उसको डिलीवर किया इन योर फर्स्ट पैराग्राफ लेट्स से। देन तुमने अपने पास सेकंड बुलेट पॉइंट को एंटरटेन किया यूजिंग योर कोर टॉपिक। याद रखना, तुमने कोर टॉपिक से जिस वक्त अपने पास यहाँ पे डाइवर्ट हुए, तुम अपने आइडिया से डाइवर्ट हुए, यू आर गेटिंग डाइवर्टेड फ्रॉम द रिक्वायर्ड मैंडेटरी पॉइंट। नेक्स्ट पार्ट, योर स्ट्रक्चर। योर स्ट्रक्चर, तुम्हारे लिखने का तरीका, तुम्हारे कोटिंग मेथड, ये स्ट्रक्चर तुम्हें पता है क्या है? इस स्ट्रक्चर का मतलब है योर सेंटेंस स्ट्रक्चर, ऑल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, योर राइटिंग मेथड, योर स्ट्रक्चरल वैरायटी, कोटिंग मेथड, राइटिंग मेथड, ईच एंड एवरीथिंग। यानी तुम जो अपने पास यहाँ पर जैसे लिखते हो, यानी कॉम्प्लेक्स लिया उसको मिक्स किया विद सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसके मार्क्स तुम्हें यहाँ, राइट। तुमने वोकैबलरी अच्छी यूज़ की। अच्छा अब यहाँ पे याद रखना, वोकैबलरी के लिए तुम्हारे पास चॉइस है अराउंड अपने पास 6 to 7 गुड वोकैबलरी वर्ड्स यूज़ कर लो, तो इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। बस ऐसा हो कि तुम्हारी वोकैबलरी ना बिल्कुल वो ना लगे 1 2 क्लास वाली। ठीक है, अच्छी वोकैबलरी यूज़ करो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे पास बिल्कुल ही बेसिक लेवल पे चले जाओ। गो फॉर इंटरमीडिएट, बिकॉज राइट नाउ गोइंग टू एडवांस लेवल इज गुड, बट मेक श्योर दैट योर बेस इज बीइंग क्रिएटेड फॉर इट। एंड सिंस यू हैव टाइम राइट नाउ, सो वी कैन से कि तुम अपने पास इस पे भी एक सॉलिड वर्क कर सकते हो। राइट। ये हमारे पास हो गया।
नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं। ज़रा चेक करना। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रामर एक्यूरेसी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? ग्रामर एक्यूरेसी आता है। अब जो ग्रामर एक्यूरेसी है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास स्पेलिंग, पंक्चुएशन, ग्रामर, इन तीनों को याद रखना, सही से करना। व्हाट डू आई मीन बाय ग्रामर? ग्रामर मतलब टेंसेस। ग्रामर का मतलब तुम्हारे टेंसेस। ठीक है, मेनली टेंसेस की बात हो रही है। इसके अलावा तुम्हारे पास पंक्चुएशंस, इसके अलावा तुम्हारे पास स्पेलिंग, वो सब इसी के अंडर तुम्हारे पास आता है। तो इन सारी चीज़ों को देख कर चलना। स्पेलिंग भी हो गया, टेंसेस भी हो गया, और पंक्चुएशन भी हो गया। राइट, ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास। दिस वॉज द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर योर स्पीच राइटिंग। पहले मुझे बताओ, क्या यहाँ तक की बात तुम्हें समझ आ रही है? इज एवरीथिंग क्लियर? नाउ मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ मैजिकल वर्ड्स देने जा रहा हूँ, यानी आई एम गोइंग टू गिव यू अ थिंकिंग मॉडल। व्हाइल यू आर वर्किंग, आई एम गिविंग यू अ थिंकिंग मॉडल। ये थिंकिंग मॉडल अगर तुम फॉलो करते हो, अगर तुम ये थिंकिंग मॉडल फॉलो करते हो, तो इसका मतलब ये कि तुम अपने पास स्पीच राइटिंग के अंदर काफ़ी अच्छा करोगे। मार्क माय वर्ड्स। क्योंकि ये तुम्हारे पास तुम्हारे सिलेबस रिक्वायरमेंट पर 100% आते हैं। चलो ज़रा देखते हैं इसको। मैं तुम्हें एक छोटा सा निमोनिक देता हूँ, ताकि हम अपने पास चीज़ों को ज़्यादा कवर करें, कम डिटेल के साथ। चेक करना। हमारे पास एक वर्ड आता है दैट वी से एज मैग्नेट। लिखना अपने पास, वर्ड मैग्नेट। ये मैंने एक वर्ड लिख दिया अपने पास, दैट इज मैग्नेट। अब मैं इसी वर्ड को यूज करके चीज़ों को तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। ज़रा देखते जाओ। सबसे पहली चीज़ हमारे पास आता है द वर्ड एम। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड। ये जो वर्ड एम है, इसका मतलब है, या ये हमारे पास क्या रोल प्ले कर रहा है? इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। नंबर वन, you know completely about the mood. M stands for the mood. Means तुम अपने पास यहाँ पे ऑडियंस को क्या फील कराना चाह रहे हो। इसका मतलब ये, इसका मतलब ये that should our audience, our audience feel। मेरी ऑडियंस जो मेरा राइटअप पढ़ रही है, वो क्या फील कर रही है, मुझे वो देखना है। एग्जाम्पल देता हूँ ताकि चीज़ें समझ आए, तुम कनेक्ट कर पाओ। एक टॉपिक है मेरे पास, वो जू टॉपिक। जो हमारे पास जू का टॉपिक है, आई वॉन्ट माई ऑडियंस टू हैव अ मूड दैट इज कंसर्निंग। यानी वो मेरे पास इस टॉपिक पे मुझे कंसर्न नजर आए। जो मेरे ट्यूशन टॉपिक बाय 2020 पॉलिश एक्सपेक्टेड है, अभी से बता रहा हूँ। इसमें तुम्हारे पास अर्जेंसी नजर आनी चाहिए। मैं अर्जेंसी कन्वे करते हुए नजर आना चाहिए। नेक्स्ट, अगर मैं लेट सपोज मीडिया पे बात कर रहा हूँ, अगर मैं लेट सपोज किस पे बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे, तो पता है मेरे पास मूड कैसा होना चाहिए? हाउ शुड आई मेक देयर मूड? इट शुड बी, इट शुड बी कॉशन।
मानते हो बात? ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल थी। थोड़ी सी एग्जाम्पल एक और देता हूँ तुम्हें ताकि चीज़ें मजीद समझ आए। अगर मैं जू की बात कर रहा हूँ, आई एम राइटिंग अबाउट द जू, मैं इसी से रिलेटेड तुम्हें एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। लेट मी, जरा इसको देखना। मैं इसी से रिलेटेड तुम्हें एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। सेक, यहाँ पे देखो, मैं इसी से रिलेटेड तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक सेंटेंस लिखते हैं, क्रिएट समथिंग, लेट्स ट्राई टू क्रिएट समथिंग। इमेजिन, इमेजिन लिविंग, लिविंग योर entire life, living your entire life behind cold, behind bars. के व्हाट्स द थिंग, भाई अगर मैं इस की स्टेटमेंट्स दे रहा हूँ, मैं लोगों के ऊपर ये चीज़ें डाल रहा हूँ, मैं उनको ये चीज़ सोचने पर फोर्स कर रहा हूँ, तो दैट देयर इमोशंस विल गेट bombarded, their emotions will be more concerning for them. वो अपने पास यहाँ पे क्या करते हुए नजर आएंगे? दे विल बी concerned for the zoo and this is what I want, right? ये तुम्हारे पास पहला निमोनिक था, ये तुम्हारे पास पहला निमोनिक था। The next I have is the next I my audience। ए का मतलब है कि, का मतलब है ऑडियंस। जरा इसको सी वो है। जब मैं ऑडियंस की बात करता हूँ तो व्हाट आई मेंट, मेरी बात ना। अच्छा भाई, ऑडियंस का जहाँ पे मामला आता है ना, तो मतलब ये होता है कि हम कैसे बात करें। जरा देखना, ऑडियंस का सवाल आया तो मैं खुद से क्या बोलूंगा कि मैं बात कर रहा हूँ। Who are you speaking to? जैसे कि एक एग्जाम्पल बचना, मैंने तुमसे कहा तुम्हारे सामने कौन है, हमने योर क्लासमेट, क्लासमेट के फॉर्मली कौन बात करता है? कोई भी नहीं। तो कैसे बात करें उनसे? हम उनसे बात करेंगे इनफॉर्मली? नहीं, स्टिल वी आर इन द जोन कि हम अपने पास थोड़ा सा सेमी फॉर्मल रहें। सेमी फॉर्मल का दूसरा नाम, वी विल ट्राई टू कीप इट इंगेजिंग। चेक करना आगे। अगर मैं है इससे बात कर रहा हूँ, मैं प्रिंसिपल से बात कर रहा हूँ, आई विल ट्राई टू कीप इट कम्प्लीटली फॉर्मल। लेकिन अगर मैं लेट सपोज पब्लिक से बात कर रहा हूँ, तो पब्लिक इज ऑल अबाउट इमोशंस। लोग तब तक किसी पे बिलीव नहीं करते जब तक तुम उनके साथ इमोशनल गेम्स नहीं खेलते। यानी तुम्हें यहाँ पे अपने पास कैसा लिखना है, तुम्हें यहाँ पे अपने पास उनको इमोशनली लेके चलना है, उनको कन्विंस करना है ना। डेफिनेटली कोई बंदा तुम्हें जानता नहीं है, वो तुम्हें क्यों बोलेगा कि भाईजान आप सही बोल रहे हैं? ट्रस्ट, तुम्हारे पास एक चीज इमेजिन करके देखो खुद से। इफ आई एम टॉकिंग टू समवन हु डजंट नो मी, मैं उसको बोलूं कि तुम मुझ पे ट्रस्ट करो, ही विल आस्क मी मैं क्यों करूं? So the answer is you have to convince that person. Similarly, when you are giving a speech in front of an unknown audience, you just need to convince them. For that, we'll be using different type of methods. We will be using authentic information source. We will be using the emotional patterns, the logical patterns, the, we can say, statistical values, the higher majority percentages, जिससे हमारे पास क्या होगा, कन्विंस किया जा पाएगा। राइट? जैसे कि, जैसे कि एक एग्जांपल लो, मैं लेट सपोज बात कर रहा हूँ अपने पास ऑडियंस से, एक पब्लिक से बात कर रहा हूँ। सही है, मैंने पब्लिक को बोला दैट वी मस्ट आस्क आवरसेल्व्स वेदर एंटरटेनमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द फ्रीडम।
अब ये चीज एक थॉट, आई पुट दैट इन देयर माइंड, दे विल बी kept ऑन थिंकिंग इट, राइट। आई होप यहाँ तक की बातें तुम्हें समझ आ रही होंगी। ये तुम्हारे पास था तुम्हारा ऑडियंस, राइट। दिस वॉज फॉर योर ऑडियंस। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज जी। जी का मतलब क्या होता है? व्हेन आई से जी इट मीन्स गोल, इट मीन गोल। गोल का मतलब ये होता है कि तुम अपनी ऑडियंस से क्या चाहते हो, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कन्विंसिंग देम। मैं कन्विंस तो कर लूँ, लेकिन किस बात पे कन्विंस करूं भाई? तो इसका बहुत सिंपल सा वी कैन से, एक बहुत सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है इसकी, दैट इज यू जस्ट नीड टू कन्विंस, you just need to convince them, or I can say you just need to persuade them. You just need to do what? You just need to persuade them to agree upon your agree with your opinion. उसके लिए तुम्हें जो करना है करो। That is the thing, right? तुम्हें बस अपने पास ये चीज याद रखनी है कि तुमने अपने पास अपनी ऑडियंस को अपनी बात पर कन्विंस करना है। अब वो कन्विंस तुम कैसे करोगे वो तुम्हारा मैटर है, राइट। मतलब मैं तुम्हें बताऊंगा, स्किल तुम्हारी होगी वो, तुम ऑन द स्पॉट ये चीज कैसे करते हो, राइट। आई होप यहाँ तक की बात तुम्हें समझ आ रही है। दिस वॉज द नेक्स्ट निमोनिक कीवर्ड। अगला हमारे पास जो आता है दैट इज व्हाट, दैट इज द वर्ड एन। द वर्ड एन मीन्स नैरेटिव। भाई सिंपल सी बात है, तुम जब बता रहे हो यू जस्ट नीड टू गेट योर सेल्फ नो दैट हु यू आर। भाई सिंपल है ना, तुम एक इंसान हो, राइट। यू आर गोइंग टू यूज द वर्ड सिमिलरली। तुम स्पीच दे रहे हो, तुम स्पीच देते हुए एक चीज याद रखोगे कि अपने पास वर्ड्स कभी मिस आउट नहीं करोगे, कभी भी वर्ड्स मिस आउट नहीं करोगे। यानी तुम्हारे पास इसमें मतलब ये है, तुम्हें अपने पास यहाँ पे स्पीचेस के अंदर कुछ ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को पुट ऑन करना पड़ता है टू शो दैट यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द फिजिकल ऑडियंस एंड यू आर गिविंग देम अ स्पीच, यू आर ट्राइंग टू कन्विंस देम। एंड हाउ वी आर गोइंग टू मेक श्योर बाय यूजिंग द वर्ड्स, जैसे कि तुम कहते हो नॉर्मली वी, या फिर वर्ड वी यूज अस, और वी कैन से आवर, या फिर आस्क देम टू इमेजिन। इमेजिन के अंदर तुम पॉसिबल आउटकम या वी कैन से जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं तुम उनके बारे में बताते हो, ये कॉजेज हैं तुम उनके बारे में बताते हो। यू विल आस्क देम टू कंसिडर। इस टाइप के वर्ड्स तुम अपने पास अपने राइटअप में यूज करोगे ताकि तुम्हारा राइटअप कैसा नजर आए, एक प्रॉपर राइटअप नजर आए। जैसे कि लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। तुम्हारे सामने मैं दो स्टेटमेंट लिखूंगा। एक स्टेटमेंट मैंने लिखी, एक स्टेटमेंट मैंने लिखी, लेट्स सपोज दैट इज जू आर हार्मफुल। ये अगर तुम सिर्फ लिख कर आते हो, क्लियरली याद रखना रॉन्ग, क्लियरली याद रखना रॉन्ग, गलत है, इट इज रॉन्ग। सोचना भी मत, इस पे मार्क मिलेगा। बट द बेटर वन दैट वी कैन से इज व्हाट, जरा देखना है इसको।
We cannot ignore the fact. We cannot ignore the suffering. We cannot ignore the suffering of animals. Of what? Of animals. Simply, simply for our entertainment. For our entertainment. तो भाई ये जो मैंने लिखा, ये सेम बात जो ऊपर लिखी है, एग्जैक्टली exactly वही बात है। लेकिन कन्विंस करना है मुझे उन लोगों को। आई हैव टू राइट इन द पर्टिकुलर थिंग, ताकि इसमें देखो, आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू कन्विंस माई ऑडियंस। मैं यहाँ पे इमोशनल एस्पेक्ट से भी लिख रहा हूँ। एंड दिस इज समथिंग जिसपे तुम्हें कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट, जो मैंने तुम्हें बताया था प्रीवियसली, उसका मार्क मिलता है। राइट? ये तुम्हारे पास आ गया योर नेरेटिव वॉइस। नेक्स्ट वी हैव द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ई। अब ये जो ई है ना, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है इवैल्यूएशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इवैल्यूएशन। वेरी सिंपल। इवैल्यूएशन कहते हैं कि तुम अपने पास अपने फ्लो को कैसे मेंटेन करते हो। बहुत सिंपल चीज़, इस पे एक प्रॉपर लेक्चर मिलेगा। सही, नेक्स्ट लेक्चर ही तुम्हारे पास इवन इस पे होगा कि कैसे तुम अपने पास इवैल्यूएशन करते हो, कैसे तुम अपने पास यहाँ पे डेवलपमेंट करते हो। राइट? तो पहले इसके लिए अपने पास बिल्कुल शॉर्ट सी एक चीज़ लिख लो, क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली इसको देख ही रहे होंगे काफ़ी डिटेल में। तो अभी के लिए हम सिर्फ इसको माइनरली लिख लेंगे अपने पास। व्हाट विल बी डूइंग, हम एक पॉइंट लिखेंगे। हम क्या करेंगे, हम अपने पास एक प्रॉपर पॉइंट लिखेंगे। आई राइट दैट पॉइंट। आफ्टरवर्ड्स मैं उसके पॉइंट को या तो सपोर्ट करूंगा, लेट सपोज, या मैं उसको चैलेंज करूंगा या ओपोज करूंगा। देन वट एवर आई एम सेइंग, आई विल डेवलप माई आइडिया। देन उसके बाद, मैं क्या करूंगा, मैं अपने पास उसको एक फाइनल जजमेंट दूंगा। एंड देन आई विल एंड इट ऑल completely. दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन। इस तरीके से इवेल्युएशन को प्रोसेस किया जाता है। समझ आ रही है बात यहाँ तक? एक आखिरी चीज देखो जल्दी से। नेक्स्ट देखना। नेक्स्ट वी हैव द टी। अब इस टी का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो टी हम यूज करते हैं, इस टी का मतलब होता है टेक्निक। इस टी का क्या मतलब होता है भाई? दिस मीन्स टेक्निक। कैसे, क्यों और कब क्या कर रहे हो। इसके जो चार पॉइंटर्स हैं, सॉरी, जो इसके पांच पॉइंटर्स हैं, अगर तुमने इन पांच पॉइंटर्स को प्रॉपरली अपने पास यूटिलाइज करना सीख लिया, ट्रस्ट मी, यू विल बी द मास्टर ऑफ राइटिंग अ स्पीच। देखो, द नंबर वन दैट वी आर हैविंग, दैट इज rhetorical questions. Second, emotional appeal. Emotional appeal, जैसे होता है ना, लिख रहे हैं,
अचानक से अपनी एलिमेंट डालो इमोशनली। क्या आप लोगों को फ्रीडम नहीं चाहिए? आप लोगों को अच्छा लगेगा कि आपको आयरन बार्स के पीछे डाल दें एंड यू विल बी सीइंग द नेचर इन फ्रंट ऑफ योर आइज बट यू कांट रोम अराउंड, यू आर जस्ट केप्ट इन अ केज? इमोशनली लोगों को अपने पास कन्विंस करो। क्या पता रीडर भी कन्विंस हो ही जाए डायरेक्टली। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कॉन्ट्रास्ट करना बहुत ज़रूरी है। यानी पॉजिटिव नेगेटिव साथ लेकर चलो। इस पे स्टार बना लो। आगे देखना। नेक्स्ट हमारे पास आता है रूल ऑफ थ्री। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? रूल ऑफ थ्री। बस ये तीन चीज़ें हैं। रिटोरिकल क्वेश्चन, कोई एक क्वेश्चन थ्रो करो जिससे तुम्हारी ऑडियंस की अटेंशन स्पैन तुम्हारी तरफ वापस आए। सेकेंडली, कंट्रास्ट करो बाय पुटिंग अप द थिंग्स इन फ्रंट। जैसे कि तुमने रखा कि लेट्स सपोज मैंने कहा दैट जूज आर ऑफन फॉर अवर एजुकेशन। ठीक है। या आई कैन से मच बेटर वर्ड्स वुड बी दैट zoo may appear educational but behind the cages lies another reality। मतलब ऑल्दो वी से दैट कि जू हमारे पास एक इंडेंजर स्पीशी को हमारे पास यहाँ पे सेव करते हैं, एजुकेशनल पर्पस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन अगर मैं केज की बैक साइड पे देखूं तो अंदर जो एनिमल है उसके साथ कुछ अच्छा काम नहीं हो रहा। ही इज बीइंग केप्ट ओवर देयर जस्ट लाइक नोबडी राइट हेयर टू मेक श्योर कि वो सही है। रूल ऑफ थ्री क्या होता है? ये चीज़ तुम लोगों के लिए नहीं होगी, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम टीचिंग यू दिस। रूल ऑफ थ्री का मतलब होता है कि तुम अपने पास यहाँ पे किसी चीज़ के बारे में तीन डिफरेंट पॉइंट्स साथ में लिखो। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अगर जू से रिलेटेड ही लिख रहा हूँ, आई वांट टू क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट ओवर द पीपल, तो मैं क्या करूँगा? मैं अपने पास कहूँगा दैट एनिमल लूज देयर फ्रीडम, दे सफर फ्रॉम द स्ट्रेस एंड दे एक्सपीरियंस अ अननेचुरल लाइफ। राइट। अच्छा, एक आखिरी देख लो। ये अपने पास बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, थोड़ा सा यूज़ करना। एंड दीज आर द शॉर्ट सेंटेंस इम्पैक्ट। ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी है। जैसे कि तुम अपने पास यहाँ पे एक शॉर्ट सेंटेंस दे देना जिसमें हम सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करते हैं बाय जस्ट पुटिंग सम वर्ड्स। जैसे कि मैंने कहा दैट एनिमल्स आर नॉट ऑब्जेक्ट एंड आई जस्ट ड्रैग इट ओवर। मैंने एक पॉइंट उठाया जिसमें मैं इसको अच्छे से फिट इन कर सकूं और मैंने इसी को लेके फिर ड्रैग किया आगे। तो वो क्या होगा? मेरा शॉर्ट सेंटेंस इम्पैक्ट होगा। ट्रस्ट मी, अगर तुमने इस पूरे चार्ट को प्रॉपरली यूटिलाइज कर लिया, तुम्हारे पास तुम्हारे स्पीच राइटिंग में यू कैन easily गेट 24-25 मार्क्स। आई होप यहाँ तक की बात तुम्हें समझ आ रही थी।